Hello friends and welcome to your lecture 10 of the free crash course for political science and international relations. अब आज से जो है हम शुरुआत करेंगे comparative politics की। अब ये एक एरिया है जहाँ पे काफ़ी बच्चों को थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। Now this is an area that I would regard as one of the simpler areas. Again, एक और mistake जो a lot of students end up making before the mains is overdoing comparative politics. अब यूपीएससी में जो लिमिटेड सिलेबस दिया हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, साथ ही में अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे यू विल सी अ सर्टेन ट्रेंड इन कंपैरेटिव बेस्ड पॉलिटिक्स एंड इफ यू जस्ट स्टिक टू दैट ट्रेंड, stick to whatever has been discussed in the syllabus as well as the kind of questions that are approaching, you should be able to manage comparative politics quite well, right? So that is exactly what we are going to do today. We will be picking up two previous year questions, one from 2020 and one from 2021, and we will be analyzing कि इनको किस तरह से स्ट्रक्चर किया जा सकता था। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन रिगार्ड करता है द ब्रॉडर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एंड द सेकंड क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। ये क्वेश्चन जो है 2020 में आया था एंड दिस क्वेश्चन वाज इन 2021, बोथ आर 10 मार्कर्स। बिफोर मूविंग अहेड, अ स्पेशल नोट फॉर दोज स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर मेंस 2022, आपकी प्रेपरेशन में सिर्फ रिविजन, नोट गैदरिंग, मोर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप कितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। एंड आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके ऑफ स्कोरिंग वेरी वेल इन योर ऑप्शनल एग्जाम्स। तो इसी के अंदर हेल्प करने के लिए आपके लिए हम लेके आए हैं मेंस टॉपर्स टेस्ट सीरीज, विच नॉट ओनली इंक्लूड 10 टेस्ट जिसके अंदर 4 हाफ लेंथ टेस्ट हैं एंड 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं, बट इसके अलावा कंप्लीट इवैल्यूएशन की जाएगी, फीडबैक दिया जाएगा आपको, साथ ही साथ में मॉडल आंसर, वीडियो सोल्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिए जाएंगे। साथ ही में वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अंदर इंक्लूड होंगे करंट अफेयर्स के मंथली लेक्चर्स ऑल्सो फ्रॉम Jan 2022। सो लॉट ऑफ टाइम्स जो कि मेंस के स्टूडेंट्स विटनेस करते हैं डिफिकल्टी कि उन्होंने डायनामिक एलिमेंट्स जो है पेपर्स के नहीं किए होते, तो सिलेबस रिवाइज होता है बट वो डायनामिक पोर्शंस मिसिंग होते हैं। तो टेस्ट सीरीज के अंदर हम अपने ये मंथली टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी जो है इंक्लूड कर रहे हैं, जिनमें कंप्लीट कवरेज ऑफ द टॉपिक है, मतलब जो करंट इशू है, कौन से स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हैं, बैकग्राउंड के साथ आप किस तरह से इंटरलिंक कर सकते हैं, थ्योरेटिकल इंटरलिंकेजेस क्या है, ये सब जो है इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो अलोंग विद दिस फ्री क्रैश कोर्स यू कैन यूज दीज टेस्ट सीरीज एज वेल इन अ फैंटास्टिक मैनर to ensure that you end up getting at least 290 plus in PSIR optional। ठीक है, तो इनकी डिटेल्स के लिए 7000 की जो है ये है, डिटेल्स के लिए आप 1800 890 3043 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे जाके भी जो है आराम से ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप फॉर स्टूडेंट्स जो कि बिगिनर्स हैं, पहली बार मेंस लिख रहे हैं, अभी ऑप्शनल भी कंप्लीट कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं एंड से फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज नहीं अभी लिख सकते बट कुछ प्रैक्टिस करनी ज़रूरी हो जाती है, उनके लिए ये 72 डेज की डेली मेंस आंसर राइटिंग कैन बी ऑफ ग्रेट यूज। ठीक है, तो 72 डेज डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपने लिखना है, इट विल बी इवैल्यूएटेड, डिटेल्ड फीडबैक विल बी गिवन टू यू, मॉडल आंसर एंड वीडियो सोल्यूशन विल बी अवेलेबल। साथ ही साथ में इसमें आपको जो है पीडीएफ्स जो है पीडीएफ कंपाइलेशन मिलेगी ऑफ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स सिंस जनवरी 2021। तो 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल की जो है 2021 से लेके आपके मेंस तक के आपको जो है एडिटोरियल, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स फॉर पीएसआईआर की कंपाइलेशन इन पीडीएफ फॉर्मेट जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम टूवर्ड्स द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आउटलाइन द लिमिटेशंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, 10 मार्कर है। 10 मार्कर से आपने याद रखना है दैट यू हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चन, यू हैव टू स्टिक टू द कीवर्ड्स एंड यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट ऑल्सो, बिकॉज इफ यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन राइटिंग योर 5-10 मार्कर्स, आपके जो लेंथी 15 एंड 20 मार्कर्स हैं उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, यू विल एंड अप मिसिंग आउट ऑन 1 or 2 क्वेश्चंस विच कैन मेक एन एंटायर डिफरेंस बिटवीन क्लियरिंग मेंस एंड नॉट क्लियरिंग मेंस। ठीक है, तो इसीलिए इनके ऊपर एक फोकस्ड अप्रोच रखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है. अगेन टाइम एंड अगेन मैं ये बोलती हूँ, एंड बच्चे ना आफ्टर यू एंड अप स्कोरिंग एवरेज मार्क्स इन ऑप्शनल एंड मेंस, दैट्स व्हेन दे अंडरस्टैंड द नीड टू नो आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर. कंटेंट हर किसी के पास अवेलेबल है. दैट इज द थिंग अबाउट दिस इंटरनेट एज, दिस इज द थिंग अबाउट द एडटेक एज, कि कंटेंट, इंफॉर्मेशन, हर चीज अवेलेबल है. बच्चे होल्ड भी कर लेते हैं, पर उस कंटेंट को, उस इंफॉर्मेशन में स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपने आंसर में कैसे प्रेजेंट करना है, दैट यू नेवर लर्न, राइट. एंड दैट इज एन आर्ट, दैट इज अ स्किल विदाउट विच यू विल नॉट एंड अप गेटिंग मार्क्स, है ना. अब एवेल्युएटर ये थोड़ा देख रहा है कि आपने कितने थिक नोट्स बनाए हुए थे. एवेल्युएटर तो देख रहा है आप आंसर के अंदर क्या लिख रहे हैं, एंड अगर उस आंसर के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट में आपने नहीं लिखा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपने नहीं लिखा है, you will not end up getting marks. Now if we break down this question, the question simply says कि देखो सब्जेक्ट मैटर क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का. सबसे पहले तो तुम मुझे ये बता दो. सेकंड आपने क्या बताना है कि भैया लिमिटेशंस क्या है. दो चीज सीधी सीधी पूछी हुई है. अब इसके अंदर लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, एवोल्यूशन कैसे हुआ, एवोल्यूशन की 4000 कहानियां बताएंगे, एम्पेरिकल मेथड क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है. पूछा है आपको? नहीं पूछा है आपको. स्कोप के बारे में पूछ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट मैटर है, किन किन चीजों को स्टडी करता है, वो पूछा है, और फिर लिमिटेशंस पूछी हैं. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बता दो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या. देन एवोल्यूशन वाले पार्ट के अंदर एक बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ नोट आपने रखना है. व्हाई? बिकॉज दैट विल हेल्प द इवैल्यूएटर नो कि इस बच्चे को पता है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, एंड किस तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है इज मच वाइडर देन द कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है. आफ्टर यू डिस्कस दिस यू कैन मूव ऑन टूवर्ड्स द लिमिटेशंस पार्ट, कि क्या लिमिटेशंस है, क्या शॉर्टकमिंग्स है इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, बिफोर एंडिंग इट ऑन अ पॉजिटिव नोट. आप इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर सकते हैं, आप इसकी कंटिन्यूड इंपॉर्टेंस की बात कर सकते हैं, एंड ऑन दैट नोट यू कैन कंक्लूड द आंसर, राइट. सो होपफुली आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, राइट. तो यही चीज जो है हमने यहाँ पे बताई भी हुई है. नाउ लेट्स लुक एट द answer now firstly a good thing to do is start by talking about comparative politics, कि आखिरकार comparative politics होती क्या है. अगर आपको किसी एक थ्योरिस्ट की डेफिनेशन याद है तो आप ऐसी इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत कर सकते हैं. इन केस आपको लगता है कि भाई नहीं याद, मुझे नहीं याद किसने डिफाइन किया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को किस तरह से, नो प्रॉब्लम एट ऑल. यू कैन स्टार्ट विद अ मोर जेनेरिक introduction. So for example, this is what we've done in the first paragraph, that look, political science has several fields and one of the most important fields in political science is that of comparative politics. And very very importantly, unlike other fields of political science जैसे कि political theory हो गई, philosophy हो गई, thought हो गई, which deal with substantive conceptual issues, comparative politics has more to do with method. That is why it has a methodological label, right. It deals with the comparative method because you're comparing variations, you're comparing structures, you're comparing systems, you're comparing institutions, you're comparing processes across and both within countries across the world. Broadly we say the scope of comparative politics, or the very significance or the matter that comparative politics deals with, is what? To basically look at both the similarities and differences between countries and also within countries. Generic introduction समझ में आ गया. एक अच्छी सी चीज भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें फ्लारी लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं है, plain simple introduction. If you're someone who remembers a theorist, go ahead and quote theorist. For example, हमने second paragraph के अंदर करके दे दिया है. So you can choose, जरूरी आपने दोनों नहीं लिखने, you can choose either of the paras as an introduction. दूसरे पैरा में हमने क्या किया है कि जॉन ब्लॉन्डेल की जो है हमने definition of comparative politics use कर ली है. That Blondel says comparative politics is basically the study of pattern of governments in contemporary world. Right? इसके अलावा comparative politics या जो comparative method है has एंशिएंट एंटीसीडेंट्स, मतलब एंशिएंट एरिया में भी इसका सम फॉर्म जो है यूज किया गया है बाय द लाइक्स ऑफ एरिस्टोटल, जिन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की थी क्लोज टू 158 कॉन्स्टिट्यूशंस की, या इवन कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र फॉर दैट मैटर. ठीक है. सो इवन एंशिएंट टाइम पे कंपैरेटिव मेथड वाज यूज्ड. इट वाजंट रियली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स द काइंड ऑफ स्कोप दैट इट हैज टुडे, बट सम फॉर्म हैड बीन यूज्ड इवन बाय एंशिएंट
theorists. तो इन दोनों में से कोई भी आप एक डेफिनेशन कोई भी एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जो है यूज कर सकते हैं. Then we talk about both the evolution and the subject matter. Now we say even though comparative government is an older term, right? So when we talk of Aristotle, when we talk of Kautilya, when we talk of Machiavelli, what they were doing was following the comparative a government approach, which we say is a more traditional approach and not the modern day comparative politics. Right now here Professor Macreadis very importantly differentiates between the two. Right, even if you don't remember Professor Macreadis' name, you can just simply talk about the difference between the two in your own language. Does not make a difference. Right now the traditional, or what we call as the comparative government approach, we say it was a more descriptive approach. Descriptive in the sense, so rather than a more comparative analysis, वो क्या करते थे, हर कंट्री की डिस्क्रिप्शन लिख दी. ठीक है, तो एनालिटिकल नहीं थे, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव थे. साथ ही साथ में दे ओनली मेंट टू लुक एट फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशन. गवर्नमेंट कैसी है, लीडर कैसे हैं, जो इनफॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेसेस थे ये उनको नहीं देखते थे. साथ ही साथ में इट वाज मोर यूरोसेंट्रिक. ठीक है, पैरोकियल थे, यूरोसेंट्रिक थे. तो अगर हम एंशिएंट टाइम्स की भी बात कर ले, तभी वो ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात कर रहे थे. उसके बाद भी जो प्राइमरी फोकस रहा था वो यूरोप ही रहा था. राइट, तो चाहे वो यूके हो, फ्रांस हो, इन सब के बीच में जो है मेन कंपैरिजंस चल रहे थे. साथ ही साथ में ये मोर और लेस स्टैटिक अप्रोच भी थी, जिसके कारण comparative government approach wasn't really considered to be something that could make do in the modern times. Now, post World War II, with the rise of behavioralism, we also see a huge change in comparative method. Now, from comparative government, you move towards what we today call is comparative politics. And यहाँ पे एक massive contribution आती है by theorists like Harold Lasswell, Gabriel Almond, and so on and so forth, even David Easton for that matter, जो कि अब modern comparative politics की तैयारी कर लेते हैं on the basis of the behavioral approach. So when we talk of input-output, when we talk of political systems, when we talk of structural functional approach, all of these contributed to the making of what comparative politics is today. Now, very, very importantly, the subject matter of comparative politics, which is the main idea what they're asking, also widened in horizon, became extremely, extremely broad. Now, this not only was it talking about the formal legal structures and the formal political institutions, but it also included other political processes. So not just political institutions, but even political processes, including political parties, pressure groups, informal associations, like say how religion works across countries, maybe how caste or ethnicity works as a medium of say political interest aggregation across countries. So even these informal political processes came to be analyzed to look at a comparative study both between countries as well as within countries, right? So countries के अंदर भी, से India के अंदर, the way party system works in one state might be completely different from another state. The way caste works, say in Uttar Pradesh, might be completely different from the way caste works in Punjab, right? So ये जो comparative analysis हैं, ये अब इस comparative politics का subject matter बन गए. Apart from this, there were also certain additions that were done when we look at the scope and subject matter. The first was that now we had more analytical and empirical research. Now, unlike political theory, जो theories की बात करती है, concepts की बात करती है, subject matter for comparative politics was mainly centered around comparing variables, categorizing variables, and किस तरह के इनके बीच में relationships हो सकते हैं, and then very, very importantly, इनको quantitatively and empirically test करना. Then very importantly, when we look at the subject matter, not only were the range of subjects increasing, but even the regions being studied were increasing. So from the Eurocentrism of comparative government traditional approach, now in comparative politics, which came post World War II and post World War II क्या हुआ था? There was a wave of decolonization. A number of new countries, especially in the developing world, came up, which threw up new kinds of regimes, new kinds of political systems. So now even regionally, rather than just being focused say on Europe or the West, now people were also looking at Latin America. They were looking at South Asia, they were looking at East Asia, they were looking at West Asia and the form of political systems that were coming up here.
very importantly, they were also looking at a more multidisciplinary approach. So only political science या only politics ही नहीं, they understood the significance of engaging with other disciplines. So for example, if we look at the political economic approach, right, if we look at say political development or modernization approach, उसमें सिर्फ political science ही नहीं बल्कि sociology भी use हो रही है कि किस तरह से societies change हो रही हैं in political systems के अंदर, right? So all of these other disciplines were also engaged with. Then very importantly, it started talking about the idea of political system and change. So rather than a more static approach, now political system as an empirical term came to be followed as a subject matter. साथ ही साथ में very importantly, as a subject matter, they did not only want to look at कि किस तरह से society या political system आज function कर रहा है, वो ये भी देखना चाहते थे कि political systems over time change कैसे कर रहे हैं, किस तरह से traditional political systems in the third world were transitioning into modern political systems. किस तरह की approaches के basis पे क्या hurdles हो रहे थे, क्यों कई societies जो हैं धीरे पेस पे चेंज हो रही थी, and why certain societies were changing at a much faster pace, right? So say for example in terms of political development or in terms of stabilizing your political economies, how are the East Asian tigers doing much better than say the South Asian continent की countries, right? So all of these changes came to be compared and analyzed and became a matter of subject for comparative politics. Now we've looked at the subject matter. Now we look at very importantly, ये significance वाला part जो है ना, आप इसको end में भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आया हुआ है बट इसको आप अगर end में conclusion पे भी डाल देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये इतना important क्यों था? बेसिकली क्योंकि comparative politics हेग, हैरप एंड ब्रेसलिन कहते हैं, सबसे पहले जो lesser known countries थी उसके बारे में इन्होंने हमें बताया, prediction के अंदर जो है हमें help किया. So for example when we talk about psephology, right, so how people vote, electoral behavior के basis पे to really comment about which party might end up winning. For example इंडिया में आप देखते होंगे जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, all of these huge CSDS etc come with their analysis, कौन सी पार्टीज कितनी सीट्स जो है जीत पाएंगी. Then classification of governments and systems में भी जो है हेल्प करता था, राइट, कौन से डिस्पोटिक फॉर्म्स है, कौन से डेमोक्रेटिक फॉर्म्स है. अगेन जैसे कि हम अगर VDEM रिपोर्ट देखें उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसीज है, राइट. देयर इज नो वन कंट्री विच इज जस्ट अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. देयर कैन बी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और देयर कैन बी अ फुल डेमोक्रेसी और देयर कैन बी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ये इवॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने हमको बहुत ज्यादा हेल्प की. Now, apart from this huge significance, there are certain obvious limitations that comparative politics witnesses, much like other aspects of political science as well. The first massive issue is that of boundary problems. You don't know where comparative starts and where it ends. And this problem was बहुत ज़्यादा suffer करता है with regard to international relations. In fact, one great example जो कि देखा जाता है is by A.G. Frank and Wallerstein की जो डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है. अब टेक्निकली वो IR के थ्योरीज का हिस्सा है, मार्क्सिस्ट थ्योरीज में हम पढ़ते हैं, बट कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव भी है बिकॉज वो कंपेयर कर रहे हैं कि से आपकी मेट्रोपोल कंट्रीज जो हैं सैटेलाइट कंट्रीज से कैसे डिफरेंट है, या फिर आपकी जो कोर है ना, कोर कंट्रीज जो है आपकी वो किस तरह से डिफरेंट है आपकी पेरिफेरी या फिर सेमी पेरिफेरी कंट्रीज से, राइट. तो अब ये कंपैरेटिव एनालिसिस भी हो रहा है कि इन कोर कंट्रीज के क्या फीचर्स है, सेमी पेरिफेरी के क्या फीचर्स है, पेरिफेरी के क्या फीचर्स है. बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक IR की मार्क्सिस्ट थ्योरी का भी हिस्सा है. तो बहुत जो है बाउंड्री इश्यूज आ जाते हैं विद रिगार्ड टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. Another very important methodological limitation that comparative politics witnesses is the range of variables. Now when we look at the factors जो कि comparative politics के अंदर आते हैं, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स है एंड ये कोई मैथ्स या साइंस के वेरिएबल्स नहीं है जिनको स्टैटिक होल्ड करना, जिनको जो है इन्वायरमेंट से बचा के रखना आसान है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुकिंग एट कास्ट एज अ वेरिएबल, रिलीजन एज अ वेरिएबल, पीपल्स एज एज अ वेरिएबल, राइट, दीज आर स्टेबल वेरिएबल्स एंड दे आर वेरी हार्ड टू एनालाइज, क्वांटिफाई एंड टू इंश्योर कि इनके बारे में एक साइंटिफिक थ्योरी जो है वो बन पाए, राइट. तो ये एक और मैसिव प्रॉब्लम है जो कि हम विटनेस करते हैं. Then very importantly there is also the problem of objectivity, right. So in understanding political systems, a lot of scholars like Neera Chandok say that certain practices might not be understood by foreign minds. So say for example the role that caste has come to play in Indian politics. Now often we say कि caste जो है
उसका एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है. हाउएवर कई बार पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है. व्हेन वी लुक एट योगेंद्र यादव एंड हिज आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक अपसर्ज, वो बताते हैं कि किस तरह से सबऑल्टर्न मार्जिनलाइज कास्ट की रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से कितना ज्यादा डाइवर्सिफाई एंड रिप्रेजेंटेटिव बन गई है हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है. तो कास्ट की सिग्निफिकेंस शायद फॉरेन स्कॉलर्स हु हैवंट डन एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी उनको शायद समझ में नहीं आएगी. नहीं तो इस तरह के ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी के कारण के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अगेन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक मैसिव लिमिटेशन है. देन देयर इज आल्सो द इशू ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू कंपेयर पॉलिटिकल सिस्टम्स. नाउ सर्टेन पॉलिटिकल सिस्टम्स, आप ईरान लगा लो, चाइना लगा लो, इवन रशिया लगा लो फॉर दैट मैटर, या फॉर्मर यूएसएसआर को देख लो, नॉर्थ कोरिया देख लो, इतनी ज्यादा टाइटली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड कंट्रीज हैं दैट दे डू नॉट नेसेसरीली लेट very genuine information out about their political systems as well as the repercussions on the society. So for example, a huge debate which we see in comparative and political theory is the impact of democracy in terms of development of economy, right? There can be comparisons made कि जहाँ पे democracies थी, जहाँ पे democracies नहीं थी. Now China might end up hiding human rights and economic issues जो कि उनकी country में exist करते हैं and just show world cities like Shanghai कि देखो हमारे पास तो कितनी prosperity है जो कि आपकी डेमोक्रेसीज के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि जो उनकी स्लम में हो रहा है, जो वायलेशंस हो रहे हैं, उनको तो कंप्लीटली छुपा के रख रहे हैं, वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. तो ये इशू भी एग्जिस्ट करता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डायनामिक नेचर ऑफ द डिसिप्लिन एज वेल. सो कंपैरिजन जो कि हम आज कर रहे हैं, से द काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट इंडिया माइट हैव टुडे माइट बी वेरी डिफरेंट दैट वी फ्रॉम अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वी माइट हैव से 5 years आल्सो डाउन द लाइन, राइट? सो बिकॉज इतनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज में जो है स्टेबिलिटी नहीं रहती है. इट इज प्रोन टू चेंज extremely frequently and quickly. In conclusion, we can remark that despite all these limitations, comparative politics is extremely important, as we've seen from the ancient times only कितना ज़्यादा यूज किया गया है. In fact, Arendt Lipschutz जो है बहुत इंपॉर्टेंटली ये फोकस करते हैं दैट द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज टुडे हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स बेटर, कम अप विद बेटर इलेक्टोरल एंड वोटिंग सिस्टम्स, मेक आवर इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्गर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सिमिलरली रॉबर्ट पटनम भी बोलते हैं अपने काम मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क में कि किस तरह से दिस इवैल्यूएशन एंड कंपैरिजंस हैव हेल्प्ड अस stabilize and look at democracy as a concept and what are the criteria and conditions under which democracy can work and what are certain conditions under which democracy ends up failing. But one thing to always remember is it's a very dynamic field, constantly evolving, and that is also the beauty of the field, that it will not be a field that can be relegated, to history, या फिर जो हो गया वो हो गया. नहीं, constantly change हो रहा है, which is the best part also about this sub part of political science. And on this note, you can end the answer. It is a very good answer क्योंकि आपने सारी चीजों को जो है एक तरह से address कर दिया है. Now let's look at the next question, which is from 2021 का paper, which is again a 10 marker. This question says political parties and pressure groups are the sine qua non of democracy. Sine qua non क्या होता है? That basically they are synonymous with democracy. एक तरह से these are the life and soul of democracy. Political parties and pressure groups के बिना जो है democracy almost काम ही नहीं कर पाएगी. अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए? सबसे पहले बहुत ब्रीफली यू शुड फर्स्टली टॉक अबाउट व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स. ठीक है, क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों के बीच में. देन वी कम टुवर्ड्स व्हाई आर पॉलिटिकल पार्टीज extremely important and necessary for the working of representative democracy today. Again, you can use theoretical elements also here, right? So for example, आपकी इनपुट आउटपुट अप्रोच के अंदर आपको पता होगा कि किन किन जगहों में पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करती हैं. You can give a lot of examples. In fact, a lot of these examples can come from India's experience also. कि इंडिया में जिन पॉइंट्स को हम लिस्ट आउट कर रहे हैं वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज ने इन इंश्योरिंग डेमोक्रेसी किस किस तरह से help किए हमें. Then very importantly mention some concerns also associated with them, right? What are certain limitations? जब हमने political party की importance बता दी for democracy, pressure groups की भी importance बता दी for democracy, then what are certain concerns also and negative effects that they can have before we conclude the answer, right? So when you're addressing all these points, आपका एक अच्छा आंसर जो है निकल के आ जाएगा.
राइट. नाउ टू बिगिन, जैसे कि हमने बात की, वी शुड फर्स्ट स्टार्ट बाय डिफाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. सो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यू कैन स्टार्ट विद आइदर ऑफ द डेफिनेशंस. वन ऑफ द डेफिनेशंस आप जरूर याद कर लीजिएगा फॉर प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. एडमंड बर्ग अब कहते थे, या फिर आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, कि कीस्टोन होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज. कीस्टोन है आपके पूरे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की. ठीक है. एंड पार्टीज क्या हेल्प करती हैं? बेसिकली लोग जिनके कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन आइडियोलॉजी है, दे कैन कम टुगेदर टू फॉर्मुलेट अ ग्रुप दैट looks at formulating the government, which is a political party. On the other hand, Otto von Kirchhoff क्या कहते हैं कि देखिए, आजकल आइडियोलॉजी doesn't matter. What matters is कि हमको पावर चाहिए. हम कितना ज्यादा जो है वोट्स बटोर सकते हैं so that we can come into power, right? जिसको वो क्या बुलाते हैं? कैच ऑल पार्टीज. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कांग्रेस की बात कर ले, राइट, तो कांग्रेस की अगर हम एक बहुत ही सेंट्रिस्ट पार्टी है, कैच ऑल पार्टी बनने की कोशिश करती है कि हम माइनॉरिटीज को भी सूट कर जाए, हम मेजॉरिटी को भी सूट कर जाए, हम लोअर कास्ट को भी सूट कर जाए, हम रिच को भी सूट कर जाए, हम पुअर को भी सूट कर जाए. तो इस तरह के कैच ऑल पार्टी जो है बनने की कोशिश करती है. कोई एक स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी जो है उनकी नहीं होती. या सिंपली आप मैक्स वेबर की स्टेटमेंट भी जो है यूज कर सकते हैं अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज. बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है. पॉलिटिकल पार्टीज वो पावर हाउसेज है विच एम टू कैप्चर पावर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन. इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है. अब प्रेशर ग्रुप्स ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं? नाउ वी कैन से दैट व्हाइल पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन इंटरेस्ट एग्रीगेशन, दैट इज के जो सिमिलर इंटरेस्ट के लोग हैं उनको इकट्ठे करके एक ग्रुप के साथ जोड़ना इंटरेस्ट एग्रीगेशन में हेल्प कर रही हैं. वहीं पे प्रेशर ग्रुप्स एक्चुअली एनेबल इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, that whatever suits my needs or my demands or my viewpoints or my values, on that basis I am able to formulate and clearly express my interest, right? So for example, if I am a teacher and I become a part of teachers association, right, that teachers association might tell me that it is in my interest to have, say, fixed working hours, right? It is in my interest to have a हेल्थ इंश्योरेंस और अ कवरेज, राइट. इस तरह के इंटरेस्ट जो कि शायद मुझे नहीं पता थे, बट दे हैव हेल्प्ड मी आर्टिकुलेट. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, प्रेशर ग्रुप्स को फाइनल जो है इनविजिबल या अनोनिमस एम्पायर्स बुलाते हैं. नाउ अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज व्हिच इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज fight or compete for political power and formulating government, here pressure groups are not a part of government, but they still end up influencing the government's decisions from outside. And that is why रजनी कोठारी प्रेशर ग्रुप्स को क्या बुलाते हैं? इनको ये एक पार्ट मानते हैं of non-party political processes. So pressure groups, interest groups, almost similar चीजें जो हैं इन दोनों को अप्लाई करती हैं. Now, what is the importance? Why a political party is the sine qua non of democracy? Zoya Hassan, जिनका बहुत ही elaborate काम है on political parties, says that political parties end up being the keystone political institution in representative democracy. Why? अब direct democracy तो exist नहीं करती, जहाँ पे 1.3 billion people can go and sit in the Indian parliament. That is not possible. We need to choose representatives. Now it will become so hard if one representative independently keeps on standing. Now what happens is that there can be some sort of agreement that because certain people follow similar ideologies, rules or want to capture government, they come to formulate one political party. Now political parties किस तरह से democracies के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले जो कि हमने पहले ही बोल दिया था, interest aggregation के लिए. Now they end up putting up सर्टन कैंडिडेट्स जो कि कुछ वैल्यूज को, कुछ आइडियाज को, कुछ आइडियोलॉजीज को जो है बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपको मैनिफेस्टोज में दिख जाता है. ठीक है. जो मेरे इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है, मैं उस पार्टी के साथ जुड़ जाता हूं. तभी हम बोलते हैं ना, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, देयर कैन बी सेंटर पार्टीज, देयर कैन बी लेफ्ट पार्टीज, देयर कैन बी राइट पार्टीज. सो इफ आई एम समवन हु कम्स फ्रॉम अ मोर लेफ्ट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट, आई थिंक देयर शुड बी मोर egalitarianism, the government should be more welfareist, there should be adequate support provided for the underprivileged and the deprived masses of the country. The government should be spending more for them, right? The government should be ensuring nationalized education and health for us.
इस तरह के अगर मेरे व्यूज होते तो से मैं मोर लेफ्ट की तरफ पे आ जाती हूँ. अगर आई एम समवन हु इज इन फॉर लिबरल कैपिटलिस्ट पॉलिसीज, आई फील दैट कैन बी अ trickle down effect, that we should help the industrialists, that will help generating employment and it can lead to a virtuous cycle of development for the country. I might fall from center to center right के अंदर. So depending on my interest, पॉलिटिकल पार्टीज जो है मेरे इंटरेस्ट एग्रीगेशन के अंदर मुझे हेल्प कर देती है. तो इस तरह के आप एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, दे हेल्प अस मेकिंग अ पॉलिटिकल चॉइस, राइट. अब इंटरेस्ट एग्रीगेट भी हो गए, फिर पॉलिटिकल चॉइस. अगेन मेरे मैनिफेस्टो पढ़ के जो है मैं चॉइसेस ले सकती हूँ. और यहीं पे पॉल वेब कहते हैं कि किस तरह से पार्टीज जो है सिटीजन्स को एक मीनिंगफुल डिग्री ऑफ चॉइस जो है ऑफर करते हैं. किसे अ सर्टेन कैंडिडेट माइट स्टैंड फॉर सर्टेन आइडियल्स, द अदर कैंडिडेट माइट हैव सर्टेन अदर थिंग्स. सो आई, डिपेंडिंग ऑन माय पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, कैन डिसाइड which way I want to go, right? So for example, one candidate may be coming from a more marginalized section of population who isn't represented in the formal sphere of politics, right? And I feel I am also from a marginalized background and I want to see someone from, say, my marginalized caste, class, or say religious group out there representing my interests. Now, if I feel that that is my political choice that I want to make, I will go ahead and make that. If on the other hand, say I see a candidate who has a proven record of, say, providing development in his or her constituency, doing something like that, so I might go ahead and support them, right? Similarly, जैसे कि अब हम बात करते हैं कैसे बीजेपी ने कई आइडियाज जो है आगे रखे थे जब वो मैनिफेस्टो जब वो लेके आई थी अपनी पार्टीज, राइट, कि हम करप्शन जो है उसको रूट से हटा देंगे, हम डेवलपमेंट जो है उसको और फास्ट फॉरवर्ड लेके जो है आगे चलेंगे, राइट. सो ऑन दीज नोशंस, बिकॉज माय पॉलिटिकल चॉइस मे बी फेल विद देम, I might have voted for them. On the other hand, someone might have voted for Congress depending on जो उनका मैनिफेस्टो या उन्होंने जो पॉलिटिकल चॉइस ऑफर की थी. ठीक है. सेकेंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है इज फीडबैक एंड इनपुट. नाउ पॉलिटिकल पार्टीज वेरी इंपॉर्टेंटली एक टू वे कम्युनिकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिटीजन्स. व्हाई? बिकॉज द parties जो है parties end up asking for votes from people and depending on which political party people end up voting for, जो maximum seats in a parliament democracy लेके आती है उनकी जो है गवर्नमेंट बन जाती है. तो एक फीडबैक मैकेनिज्म जो है उनके बीच में चलता रहता है. That is why we say that political parties need to have cadres on ground so that they know ground पे क्या reality चल रही है. What is it the people are demanding? If this feedback loop breaks in any way, then the government or the policy makers can't really respond to the problems of the people. So example के तौर पे आप दे सकते हैं decline of Congress. That why is the Congress not able to garner enough seats or make a government is because पार्टी सिस्टम के अंदर जो है उनकी पॉलिटिकल पार्टी भी एज फार एज द कार्डर सिस्टम इज कंसर्न, एज फार एज हैविंग ट्रूप्स ऑन ग्राउंड एंड इंश्योरिंग दिस फीडबैक मैकेनिज्म, वो बहुत ज्यादा टूट गया है, जिसके कारण कांग्रेस की जो अपर एक्लियंस है दे डोंट रियली नो व्हाट पीपल वांट. ठीक है. तो इस तरह का फीडबैक मैकेनिज्म भी बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करती हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रोल टू बी प्लेड इन पॉलिटिकल ओपिनियन. सो ये ना ही सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है बट ऑपोजिशन एक्सेट्रा जो है वो पब्लिक ओपिनियन को भी जो है बहुत ज्यादा शेप कर सकती हैं. सो से इन टर्म्स ऑफ फार्म प्रोटेस्ट और दी से अन्ना हजारे मूवमेंट, दोनों ही टाइम पे जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट इनको प्रोवाइड किया एंड पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने की कोशिश की. सो फॉर एग्जांपल अन्ना हजारे मूवमेंट के टाइम पे कि जो गवर्नमेंट इन पावर है यूपीए की वो करप्ट गवर्नमेंट है, या फिर ड्यूरिंग द फार्मर्स मूवमेंट कि किस तरह जो गवर्नमेंट जो पावर है एनडीए की, दे हैवंट रियली टेकन अ स्टेक होल्डर अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न्स ऑफ द फार्मर्स बिफोर कमिंग अप विद दीज फार्म लॉज. ठीक है. तो इस तरह के आप कुछ डाइवर्स एग्जांपल्स देके अपने इन आंसर्स को और ज्यादा सब्सटैंशिएट भी कर सकते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली प्रेशर ग्रुप्स किस तरह से इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए. अब यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इन स्टेट है पुट फॉरवर्ड बाय द लाइक्स ऑफ रॉबर्ट डाल, जहां पे वो क्या बोलते हैं कि देखिए सिर्फ स्टेट नहीं होता बल्कि किस तरह से स्टेट के और डेमोक्रेसी काम करती है. स्टेट इज वन ऑफ द एम्पायर्स, न्यूट्रल एम्पायर्स, जो कि वेरियस एसोसिएशंस एंड प्रेशर ग्रुप्स के बीच में आर्बिट्रेट एंड मीडिएट कर रहे होते हैं. ठीक है. और ये प्रेशर ग्रुप्स जो है
बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशंस एंड देयर प्रेशर्स एंड नेगोशिएशंस एंड बार्गेनिंग, उसी के बेसिस पे जो है आपकी गवर्नमेंट एंड स्टेट रिस्पॉन्ड एंड फंक्शन करते हैं, जिनको ये क्या बुलाते हैं, इनको ये पॉलीआर्कीज बनाते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली प्रेशर ग्रुप्स जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जो है उसको सबसे पहले डाल दीजिएगा। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन बेसिकली लोगों को अपने इंटरेस्ट बताना, राइट। सो अ नंबर ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटेक्टिव या प्रमोशनल प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं, ब्लॉन्डेल इनको प्रोटेक्टिव या प्रमोशनल प्रेशर ग्रुप्स बताते हैं, इस तरह से आप लोगों को भी कोट कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये प्रोटेक्टिव या प्रमोशनल ग्रुप्स जो हैं अपने ग्रुप के मेंबर्स के इंटरेस्ट को बेटर आर्टिकुलेट एंड फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव ग्रुप से फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस की, तो जो फार्मर्स है, जो उनके कंसर्न्स है, उनको वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपका शेतकारी संगठन या आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली BKU है अंडर राकेश टिकैत, इस तरह के ग्रुप्स जो हैं प्रमोट करते हैं अपने स्पेसिफिक उनको। सिमिलरली से इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन ऑन दी ऑपोजिट साइड भी हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल ग्रुप्स लाइक फिकी, जो कि कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट जो है उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उनके तरफ पॉलिसीज जो हैं उनको इनकरेज करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली अपने चोजन पर्सन की जो है, जो उनका कैंडिडेट है, जो कि उनके इंटरेस्ट को ज्यादा बैक करेगा, उनकी तरफ भी सपोर्ट करने की जो है कोशिश करते हैं थ्रू इनफॉर्मल मैकेनिज्म्स। यहां पे आप एग्जांपल दे सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली लॉबिंग का इन USA, ठीक है। इंडिया पे ये एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज इंडिया में लॉबिंग जो है लीगल नहीं है, USA में लॉबिंग लीगल है। तो फॉर एग्जांपल आप रोल प्ले कर सकते हैं दैट डिस्पाइट ऑल गन इंसिडेंट्स, गन बेस्ड वायलेंस इन USA, one of the reasons stricter gun laws haven't really been got into play is because of the kind of lobbying and money into campaigning that say NRA pours, right? जो आपकी गन लॉबी है वो पोर करते हैं, ठीक है। तो ये एक मैसिव जो है वो हो गया। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इलेक्टोरल प्रोसेसेस जो हैं इनके अंदर भी जो है ये हेल्प करते हैं, किस तरह से, फीडबैक मैकेनिज्म से। बिकॉज इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन ये कर रहे हैं तो ग्रुप्स को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज कैन डिसाइड व्हाट कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो के लोगों की क्या क्या डिमांड्स है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली कई पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप्स के साथ बातचीत एंड डिस्कशन भी करती हैं कि किस तरह की पॉलिसी से चर्चा जो है हमें बनानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो प्रेशर ग्रुप्स हैं बहुत ही रेलेवेंट रोल जो है प्ले करते हैं। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली यू कैन ऑल्सो talk about pressure groups of keeping a check on government as well, right? You can give the example of pressure groups, जिस तरह से हम बात कर सकते हैं अन्ना हजारे मूवमेंट की, जो एंटी करप्शन मूवमेंट थी, कि वो भी एक प्रेशर ग्रुप थी। किस तरह से जो गवर्नमेंट है और उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनके ऊपर उन्होंने चेक रखने की कोशिश की। तो एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को भी जो है वो कंटिन्यूसली एड करती हैं कि वो ना हो पाए। देन दे ऑल्सो ब्रिंग डाइवर्स व्यूज टू द फ्रंट व्यू। सो जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप्स है, दे कैन प्ले अ प्रोमिनेंट रोल, राइट। सो फॉर एग्जांपल आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ट्राइबल इंटरेस्ट जो है, मार्जिनलाइज लोगों के जो इंटरेस्ट है उनको वो फोर फ्रंट पे जो है आके रख रहा है। तो इस तरह से न्यूमरस नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वी कैन आल्सो डू एन इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल, राइट। इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, एसोसिएशनल ग्रुप्स, जैसे कि मैंने फिक्की का आइडिया दिया, एक्स सर्विसमैन जो ग्रुप्स हैं आर्मी एक्सेट्रा के, उनका आइडिया हो सकता है। नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स है विच आर बेस्ड ऑन अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी, सो कास्ट ग्रुप, राइट। तो कास्ट ग्रुप के अंदर जैसे कि हमने बात की मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को आगे लाने का, फोर फ्रंट में लाने का। सो अ नंबर ऑफ कास्ट ग्रुप्स एग्जिस्ट, से फॉर एग्जांपल जो शेड्यूल कास्ट है, दलित्स हैं, उनके ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि उनकी वॉइस गवर्नमेंट तक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस तक ले जाने की कोशिश करते हैं। देन जाट एजिटेशन जो है उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। महाराष्ट्र में जो मराठास के लिए एजिटेशन चली थी आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऑन गोइंग जो एजिटेशन है अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट दलित्स एक्सेट्रा जो है उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव एंड प्रमोशनल ग्रुप्स भी हो जाते हैं जो कि सर्टेन इशू बेस्ड इश्यूज के लिए जो है निकल के आते हैं। सो फॉर एग्जांपल आफ्टर द निर्भया केस बहुत सारी विमेन मूवमेंट एक्सेट्रा जो है निकल के आई थी फॉर स्ट्रिक्टर रेप लॉज इन द कंट्री, फॉर स्ट्रिक्टर लॉज, राइट। सिमिलरली ऐसे आप बहुत सारे प्रमोशनल बेस्ड इंटरेस्ट जो है उनकी बात कर सकते हैं।
Then very importantly, despite all the contributions that both political parties and pressure groups make to democracy, there are certain obvious limitations, right? So for example, a number of scholars, particularly contemporary scholars, तो इनके बहुत सारे write-ups आए हैं in foreign policy, foreign affairs, ORF etc., जहाँ पे डाल्टन एंड वॉटनबर्ग बात करते हैं कि किस तरह से political parties का जो रोल है, it is on the decline since the 1990s, right? In fact, a number of people across countries have talked about this form of dissatisfaction जो कि political parties की तरह देखी जा रही है, because उनका ये मानना है कि political parties are just dominated by the elite. यहाँ पे एक iron law of oligarchy जो है exist कर रहा है, that at the end of the day it's only a couple of people in political parties जो कि पूरी power enjoy करते हैं and masses की कोई नहीं सुन रहा है. Then very importantly, even in the past, political parties were looked at as rather corrupt mechanisms. George Washington was very, very critical of them. Similarly, both M.N. Roy and J.P. Narayan had vouched for party-less democracies rather than party-oriented systems, जो कि काफ़ी ज़्यादा competition and corrupt practices को rise दे सकते हैं. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह से पार्टी पॉलिटिक्स के कारण जो है हम डिफेक्शन जैसे इश्यूज को, हॉर्स ट्रेडिंग जैसे इश्यूज को देखते हैं इंडिया में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, अगेन अनलाइक पॉलीआर्की, स्कॉलर्स लाइक चार्ल्स लिंडबॉम हैव टॉक्ड ऑफ डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की, दैट सारे प्रेशर ग्रुप्स जो है इक्वल पावर एंजॉय नहीं करते हैं. इनफैक्ट सर्टेन इकोनॉमिकली प्रेशर ग्रुप्स, इकोनॉमिकली डोमिनेंट प्रेशर ग्रुप्स या फिर इंडिया के टाइम पे सोशली डोमिनेंट प्रेशर ग्रुप्स जो है माइट एंड अप हैविंग अ ग्रेटर से in the government and in larger political processes than other pressure groups. So say industrial lobby in India, which is lobbying for a dam, will have a greater say than tribals जो कि वो डैम नहीं बनाना चाहते क्योंकि उनका लैंड और उनकी जो फॉरेस्ट है वो दफन हो जाएंगे या फिर वो डूब जाएंगे in the making of that particular डैम. ठीक है. सिमिलरली आप लॉबिंग वाला जो एनआरए गन वायलेंस का एग्जाम्पल था उसको भी दे सकते हैं कि किस तरह से लॉबिंग के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी कर्ब किए जाते हैं. समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर एंड अप नॉट टेकिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मासेस टू सूट द नीड्स ऑफ सर्टेन प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कि हम गन वायलेंस की बात कर सकते हैं इन यूएसए एंड द एनआरए, नेशनल राइफल्स एसोसिएशन की lobbying, right? So on this basis we get to know the limitations also जो कि political parties and pressure groups की तरफ से आते हैं. However, despite these limitations, we have to understand that modern world के अंदर जो representative democracy है, it is here to stay, and there is no way representative democracy can work without the aid of political parties and pressure groups. So while certain reforms might be needed to ensure greater transparency and responsibility and accountability of both political parties as well as pressure groups, we have to understand the critical role that they have come to play in ensuring the democratic function and the functioning of the electoral processes in not just India but across the world की जो countries हैं. ठीक है. On this note, the entire chapter, this entire 2 answers come to an end. Hopefully आपको ये समझ में आ गए होंगे and we'll be back tomorrow with more such questions.